हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक है केस स्टडीज को कैसे सॉल्व किया जाए। यूजुअली स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी हुआ है और जैसे ही केस स्टडी सामने आती है हाथ पांव फूल जाते हैं। बट बिलीव मी, केस स्टडी इज नॉट एट ऑल अ हॉरर स्टोरी। इनफैक्ट ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। और अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स जो आज मैं देने वाली हूँ, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केस स्टडीज को भी चुटकी बजाकर सॉल्व कर लेंगे। ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ। देयर आर टोटल 13 पॉइंट्स, जिसमें से 6 पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और बाकी के 7 पॉइंट्स मैं आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी। प्लीज डोंट मिस दी अदर पार्ट ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोई भी केस स्टडी एनसीईआरटी की लैंग्वेज से बाहर बिल्कुल नहीं आती। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रीड द बुक थॉरोली। आई नो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैम, आप याद नहीं कर सकते। डोंट वरी, 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार आप एनसीईआरटी की बुक्स को थॉरोली रीड जरूर करें। आई टेल यू व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। 2016 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जहां पर आपको आइडेंटिफाई करने थे प्लांट्स को, और इसमें एक लाइन थी, मोहन ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर। अब स्टूडेंट्स जिन लोगों ने थॉरो स्टडी नहीं की थी उन लोगों ने इस लाइन को इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि ये लाइन तो स्टाफिंग चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट तो स्टाफिंग में होता है। लेकिन जिन लोगों ने एनसीईआरटी को थॉरो स्टडी किया था उन्हें मालूम था कि बजट में एक छोटी सी लाइन और भी लिखी है कि बजट सिर्फ प्रोडक्शन या सेल से रिलेटेड नहीं होता। इनफैक्ट नंबर ऑफ वर्कर्स को कैलकुलेट करने के लिए भी बजट का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसीलिए एनसीईआरटी को थॉरोली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है, जब आप चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम आप उसको एक नॉवल की तरह पढ़ें, लेकिन जब आप सेकंड टाइम चैप्टर को रीड करते हैं तो स्टार्ट अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स। यहां आकर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन कीवर्ड्स कहां से ढूंढे और कैसे पता चले कि किस लाइन में कौन सा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सी टेक्निक है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी लाइन में, किसी भी पैराग्राफ में कीवर्ड को फाइंड आउट करना बहुत आसान लगेगा। जब भी आप कोई एनसीईआरटी की फीचर, इंपॉर्टेंस या कोई भी इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ते हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए व्हाट। ज्यादातर केसेस में आपको व्हाट आपका कीवर्ड प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस में एक लाइन है और एनसीईआरटी हेडिंग है साइंटिफिक डिसीजंस, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं वो बहुत साइंटिफिक होती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक? साइंटिफिक मीन्स विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट। साइंटिफिक मतलब जो जस्टिफाइबल हो, साइंटिफिक मतलब जो लॉजिक हो, ब्लाइंड फेथ ना हो, और साइंटिफिक मतलब जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट पे बेस्ड हो, जहां पर पर्सनल प्रेजुडिसेस, बायसेस या डिस्क्रिशन का, हमारी मैनेजर की अपनी इच्छा का, अपनी चॉइस का कहीं भी कोई रोल ना हो। आपके कीवर्ड्स आपको मिल गए। किसी किसी क्वेश्चंस में आपको व्हाट आंसर नहीं देता, उस केसेस में आप अपने आप से सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन है हाउ, ये काम कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इसी चैप्टर में एक प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इस केस में व्हाट का तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी लाइन आपको वहीं पर दे रखी है कि आपको एक आदमी की, एक एम्प्लॉय की मैक्सिमम एफिशिएंसी तक उसको यूटिलाइज करना है। कैसे करना है? और जहां आप ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से हाउ, आपको आपके कीवर्ड्स मिल जाते हैं। हाउ मतलब जब आप उसको साइंटिफिकली सिलेक्ट करेंगे, जब आप उसको वो काम देंगे जो उसकी मेंटल और उसकी फिजिकल एबिलिटीज को सूट करता है, और तब भी अगर आप उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो आप उसे देंगे ट्रेनिंग, और आपके कीवर्ड्स आपके सामने हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई। कुछ केसेस में व्हाट और हाउ आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसे केसेस में व्हाई फॉर श्योर आपको आंसर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लिमिटेशन इन प्लानिंग, और वो लिमिटेशन है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस।
इस केस में ना आपको व्हाट से आंसर मिलेगा और ना ही हाउ से। लेकिन जैसे ही आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों प्लानिंग आपको सक्सेस गारंटी नहीं करती, इसका सीधा सा आंसर ये है कि मैनेजर्स ट्रस्ट ऑन प्रीवियसली टेस्टेड एंड ट्राइड प्लान्स, और उन्हें ये लगता है कि क्योंकि इन प्लान्स की वजह से उन्हें पहले सक्सेस मिली थी तो फॉर श्योर अब भी वो सक्सेसफुल होंगे। ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है कि अब तो हमें आराम से बैठने की जरूरत है और अपने आप प्लान सक्सेसफुल हो जाएंगे, एंड दे इग्नोर द अननोन फैक्टर्स जो अब नए आ चुके हैं और जिन्होंने सिनेरियो ही चेंज कर दिया है। इस वजह से प्लानिंग फेल हो जाती है और आपके कीवर्ड्स आपके सामने हैं। पहले 2 पॉइंट्स फॉलो करते ही आपका 50% काम हो चुका है। आपके पास एनसीईआरटी है, आपने उसको थॉरोली रीड कर लिया, आपको कीवर्ड्स ढूंढने आ गए, आपका आधा काम आसान हो चुका है। अब आपके पास थर्ड पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप केस स्टडीज सॉल्व करना शुरू करते हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सैंपल पेपर्स उठाते हैं और वहां से केस स्टडीज सॉल्व करना शुरू करते हैं, जो सबसे गलत है। आपको चैप्टर वाइज केस स्टडीज उठानी है, ना कि सैंपल पेपर उठाना है। और दूसरी बात, आपको बहुत सिंपल केस स्टडीज से शुरुआत करनी है। जब आप सिंपल केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे वो केस स्टडीज आपको समझ आनी शुरू होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्टअप होता जाएगा और आपके लिए डिफिकल्ट केस स्टडीज को सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डू नॉट रीड द आंसर्स। यूजुअली आप लोग क्या करते हैं, आप कोई बुक उठाते हैं, कोई भी रेफरेंस बुक, और वहां से केस स्टडी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और वो केस स्टडीज उठाते हैं जिनके आंसर्स दिए हों। इट्स गुड अगर आंसर्स आपके पास हैं, बट प्लीज डू नॉट रीड द आंसर। होता क्या है, जैसे ही आप आंसर देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस केस स्टडी में लिखे वर्ड्स को उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देते हैं। एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि आंसर गलत हो, और एट टाइम्स आंसर सही भी हो तो भी आप उसे सॉल्व खुद नहीं कर पाए, क्योंकि आपने अपना दिमाग तो इस्तेमाल ही नहीं किया। क्योंकि जैसे ही आंसर देखा आपने उस आंसर के साथ उसको इमीडिएटली कनेक्ट कर दिया। कुछ भी हो जाए, आप ये हैबिट डालें कि मुझे किसी भी हालत में आंसर नहीं देखना है और मुझे आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करनी है। और अब मैं बताने वाली हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो केस स्टडीज को सॉल्व करने का पहला मूल मंत्र है, और वो ये है कि हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़ें जो एंड में लिखा हुआ है और बाद में केस स्टडी पढ़ना शुरू करें। एक्चुअली केस स्टडी एक कहानी की तरह होता है, एक स्टोरी की तरह होता है जो बहुत लंबी हो सकती है, और जब आप उस केस स्टडी को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि मुझे इसमें क्या ढूंढना था और मैं ये कहानी क्यों पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया है और उसके बाद केस स्टडी को पढ़ना शुरू किया है तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि तब आपको मालूम है कि मैं इस केस स्टडी को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के लिए ही देख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 2016 में एक क्वेश्चन आया था, जहां क्वेश्चन था कि अनूप गौर एक मैनेजर है जो अपना काम बहुत अच्छे से करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि मैं अपना काम ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा। वो 2 लोगों को अपॉइंट करना चाहता है ताकि मैं उनको काम सौंप सकूं, और उनको अपॉइंट करने के लिए वो एक कॉलेज से कांटेक्ट करता है और कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू उनकी प्लेसमेंट करवाता है। जहां आप केस स्टडी के इस पोर्शन तक पहुंचते हैं, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है स्टाफिंग की तरफ, कैंपस रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, और आप पूरा का पूरा ध्यान लगा देते हैं कि अब ये स्टाफिंग से रिलेटेड कुछ होगा। लेकिन ग्रेजुअली क्वेश्चन चेंज होता है और वो क्वेश्चन ये कहता है कि जैसे ही वो इन लोगों को अपना काम सौंपता है, वो अपना काम बहुत आराम से कर पाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। ये लोग भी बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने एरियाज में, वो अपना एरिया एक्सटेंड कर पाता है, एंड सो ऑन। और एंड में क्वेश्चन आता है कि अब आप बताएं कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से अनूप गौर अपना काम अच्छे तरीके से कर पाया। और जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आप अचानक कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका स्टाफिंग के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है, और फिर आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ता है। सो इट्स बेटर अगर आप क्वेश्चन को पहले पढ़ें और उसके बाद केस स्टडी पढ़ना शुरू करें। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उसी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि मुझे ये देखना है कि अनूप कौर ने उनको जब काम दिया उससे कैसे उसे फायदा हुआ, एंड ग्रेजुअली यू विल रियलाइज दैट इट इज अ डेलीगेशन प्रोसेस, और इसी वजह से उसका काम का बर्डन कम हुआ, एक्सटेंड कर पाया वो अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन, और जो उसके एम्प्लॉयज भी थे वो भी अपने अपने एरियाज में एक्सपर्ट हो गए। सो क्वेश्चन पहले रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करना शुरू करें तो एनसीईआरटी बुक्स हमेशा ओपन रखें, क्योंकि अभी आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को थॉरोली अंडरस्टैंड किया है, कीवर्ड्स ढूंढे हैं।
इतने सारे फीचर्स, इतने सारे इंपॉर्टेंस, इतने सारे पॉइंट्स आप अभी लर्न नहीं कर सकते। और इस स्टेज में जब आप केस स्टडीज को शुरू कर रहे हैं और जब आप अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं, जब आप केस स्टडीज को सॉल्व करना सीख रहे हैं, ऐसे में बुक्स का ओपन रखना और भी जरूरी हो जाता है। आप बुक्स ओपन रखें और जैसे ही आप कोई केस स्टडी पढ़ते हैं और आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इस केस स्टडी में मुझे फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं, ओपन योर एनसीईआरटी बुक इन फ्रंट ऑफ यू, उसके पॉइंट्स को पहले रीड कर लें कि कौन कौन से फीचर्स हैं, कीवर्ड्स को क्विकली गो थ्रू करें और उसके बाद केस स्टडी पढ़ना शुरू करें। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट 7 पॉइंट्स मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। स्टे ट्यून, डोंट मिस दैट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो छोटी छोटी गलतियां जो आप केस स्टडी सॉल्व करते हुए करते हैं, या वो छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स जो बहुत जरूरी है ध्यान रखने किसी भी केस स्टडी को डिस्कस करने के लिए। एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।